प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस की जान को खतरा है। अमेरिकी न्यूज़ आउटलेट पॉलिटिको में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एमबीएस ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने कहा है कि वो अमेरिका और इसराइल के साथ एक बड़ी सौदेबाजी कर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, जिसमें सऊदी का इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना भी शामिल है। पॉलिटिको के अनुसार एक मौके पर एमबीएस ने मिस्र के नेता अनवर सादत की तरह अपना हाल होने को लेकर चिंता जताई। इसराइल के साथ शांति समझौता करने के बाद सादत की हत्या कर दी गई थी। प्रिंस ने सवाल किया कि आखिर अमेरिका ने अनवर सादत की रक्षा के लिए क्या किया। प्रिंस सलमान ने अपने सामने आने वाले खतरों पर चर्चा की और बताया कि आखिर किसी भी समझौते में फ़लस्तीनी देश के लिए एक परिवर्तनीय रास्ता क्यों शामिल होना चाहिए, खासकर जब गाज़ा में युद्ध ने इसराइल के प्रति अरबों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी और बातचीत की जानकारी रखने वाले 2 लोगों का हवाला दिया गया है। सूत्रों ने यह भी कहा कि बातचीत से लगता है कि प्रिंस सलमान खतरे से वाकिफ़ होने के बावजूद अमेरिका और इसराइल के साथ मेगा डील करने के इच्छुक दिखाई देते हैं। वो इसे सऊदी अरब के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। काफ़ी हद तक गुप्त और अभी भी विकसित हो रहे समझौते के बारे में कई रिपोर्ट सामने आई हैं। इसमें सऊदी के प्रति कई अमेरिकी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, जैसे एक संधि के जरिए सुरक्षा गारंटी, नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर सहायता और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में आर्थिक निवेश। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब चीन के साथ अपने लेन देन को सीमित कर देगा। यह इसराइल के साथ राजनयिक और अन्य संबंध भी स्थापित करेगा। मुस्लिम देशों के बीच सऊदी के महत्व को देखते हुए यह डील इसराइलियों के लिए एक वरदान होगी। रिपोर्ट यह भी कहती है कि एमबीएस की नाराजगी के बावजूद इजरायली सरकार समझौते में फ़लस्तीनी देश के लिए एक रास्ता बनाने के लिए तैयार नहीं है। गाज़ा में इसराइल के हमले के बीच इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा कि उनका रुख है कि इसराइल के संग कोई राजनीतिक संबंध नहीं होंगे जब तक इसराइल 1967 की सीमाओं के साथ एक स्वतंत्र फ़लस्तीनी देश को मान्यता नहीं दे देता। इससे पहले व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि बाइडेन प्रशासन को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है कि सऊदी अरब और इसराइल सामान्यीकरण पर बातचीत के इच्छुक हैं। आइए हम बात करें ईरान की। ईरान ने अपने सहयोगियों हिजबुल्लाह और हमास को नाराज़ कर दिया है। कुवैती समाचार पत्र अल जरीदा ने बुधवार को रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने हिजबुल्लाह के आतंकी फुआद शुक्र और हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इसराइल को जवाब देने में सावधानी बरतने का आग्रह किया है। ईरान ने हानिया की हत्या पर जवाबी कार्रवाई में देरी की इच्छा व्यक्त की है। रिपोर्ट में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प की कुद्स फोर्स के एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि रविवार को तेहरान में ईरान के प्रॉक्सी और रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग हुई। बहस से भरी इस मीटिंग से एक दरार पैदा हो गई है। मीटिंग में जुबानी जंग देखी गई है। कुछ सहयोगी गुस्से से बाहर निकल गए। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, विभिन्न इराकी गुटों और हुतियों के प्रतिनिधियों ने इसराइल पर हमले के लिए मीटिंग में हिस्सा लिया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस मीटिंग में जवाबी कार्रवाई को कम से कम सीज़ फायर से जुड़ी बातचीत के ख़त्म होने तक रोकने का आग्रह किया। बंधकों की रिहाई से जुड़ी बातचीत गुरुवार को ख़त्म होने वाली है। हालांकि ईरान के प्रॉक्सी उससे अलग सोचते हैं। उनका मानना है कि ये इसराइल पर चौतरफा हमला करने का सबसे अच्छा समय है, भले ही इसका मतलब अमेरिका या क्षेत्र के दूसरे देशों से भिड़ना हो। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने साफ कर दिया है कि इस तरह से हमला करके हम वही करेंगे जाएंगे जैसे इसराइल चाहता है, क्योंकि इसराइल इस बात को लेकर तैयार है कि उस पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानियों की ओर से जैसे को तैसे का जवाब देने की बात कही गई। इसमें कहा गया कि जैसे वो हमारे लोगों को निशाना बनाता है, वैसे ही इजरायली नेताओं की जवाबी हत्या से जवाब दिया जाना चाहिए। बैठक में हमास प्रतिनिधियों ने हानिया की मौत के जवाब में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की मांग की। कहा कि इसके अलावा वो ईरान के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने लगातार संयम बनाए रखने से जोखिम की चिंता की और इस बात का डर जताया कि उनके सदस्य स्वतंत्र रूप से हमला कर सकते हैं। रिपोर्ट में ईरान की उस चिंता का भी जिक्र किया गया है जिसके मुताबिक उसके सहयोगी ईरान के साथ बातचीत के बिना ही हमला कर सकते हैं, जिस कारण परिणामों से उसे निपटना पड़ेगा। आइए हम बात करें अमेरिकी नौसेना की। अमेरिकी नौसेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में AIM-174B मिसाइल तैनात की है, जो एक बहुत लंबी दूरी तक हवा में मार करने वाला हथियार है। अमेरिका के इस कदम का उद्देश्य चीन के हवाई ताकत का मुकाबला करना है। यह तैनाती क्षेत्र में तनाव बढ़ने के साथ अमेरिका की ताकत दिखाने का हिस्सा है। जुलाई से इसे तैनात किया गया है, जो अब अमेरिका की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। ये 400 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह चीन की PL-15 से भी ज़्यादा दूर तक मार कर सकती है, जो अमेरिकी जेट्स को हवाई मुठभेड़ में बढ़त देता है।
यह मिसाइल चीनी खतरों को दूर रखने और चीन के करीब मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी अमेरिकी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए जरूरी है। यह चीन के कमांड एंड कंट्रोल विमानों सहित महंगे टारगेट्स पर हमला करने के लिए अमेरिका को सक्षम बनाती है। ताइपे में मौजूद थिंक टैंक एसोसिएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक फोरसाइट के शोधकर्ता ची चुंग ने कहा है कि अमेरिका अपनी महत्वपूर्ण संपत्तियों जैसे विमान वाहक की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है और चीनी टारगेट्स पर लंबी दूरी के हमले कर सकता है। पश्चिम ने इस स्तर की क्षमता हासिल करने के लिए लंबे समय से संघर्ष किया है। अमेरिकी विमानों के पास अभी तक लंबी दूरी की मिसाइल AIM-120 थी, जिसकी अधिकतम सीमा 150 किलोमीटर है। इसकी कम दूरी के कारण अमेरिकी जेट्स को विवादित क्षेत्र में गहराई तक उड़ान भरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो कि जोखिम भरा है। ताइवान से संघर्ष में अमेरिकी नौसेना को चीन के बेहद करीब तक जाना होगा, जो विमानवाहकों पर हमले का खतरा बढ़ाता है। चेई चुंग का कहना है कि AIM-17 भी अमेरिका को इस खतरे से दूर कर देता है। इससे अमेरिकी चीन की मिसाइलों और जेट्स को फायरिंग रेंज से बाहर रख सकेगा और यहाँ तक कि ताइवान पर हमला करने आ रहे विमानों को धमकी भी दे सकेगा। एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा तकनीक विशेषज्ञ ने कहा है, बड़ी बात यह है कि यह संघर्ष के दौरान यह अमेरिका को दक्षिण चीन सागर में थोड़ा और आगे बढ़ने देता है। इससे संभवतः चीनी व्यवहार बदलने वाला है, क्योंकि यह बड़े और धीमे विमानों के लिए जोखिम बढ़ाने वाला है। ये हम बात करें पाकिस्तानी सेना की। पाकिस्तान में सेना की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब 3 और रिटायर्ड सैन्य अफसरों को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ISPR ने जानकारी देते हुए बताया है कि तीनों पूर्व सैन्य अधिकारियों को फैज़ हमीद से कनेक्शन के मामले में हिरासत में लिया गया है। ISPR ने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारी को सैन्य अनुशासन के खिलाफ काम करने के लिए हिरासत में लिया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि राजनीतिक हितों के लिए काम करने वाले कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके सहयोगियों की जाँच जारी है। ISPR ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त फैज़ हमीद की फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कार्रवाई के संबंध में 3 सेवानिवृत्त अधिकारी भी सैन्य अनुशासन के प्रतिकूल कार्यों के लिए सैन्य हिरासत में हैं। इसके पहले 12 अगस्त को ISI के पूर्व प्रमुख जनरल फैज़ हमीद को सेना ने 12 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। फैज़ हमीद पर ISI चीफ रहते हुए एक निजी हाउस सोसाइटी के मालिक से कीमती सामान छीनने का आरोप है। इसके लिए ISI और रेंजर्स का इस्तेमाल किया था। टॉप सिटी केस में की गई शिकायत पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ हमीद के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया था। इसके बाद सेना ने हमीद के खिलाफ जांच शुरू की थी। ISPR ने कहा था कि पाकिस्तानी सेना के अधिनियम के तहत लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी के CEO ने पूर्व ISI महानिदेशक पर जमीन हड़पने और छापेमारी के दौरान कीमती सामान चोरी करने का आरोप लगाया है। मोइज़ अहमद खान ने नवंबर 2023 में शीर्ष अदालत के मानवाधिकार प्रकोष्ठ में दायर याचिका में पूर्व DG ISI के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि छापेमारी के बाद उसे और उसके 5 अन्य साथियों को हिरासत में रखा गया था। इसमें फैज़ हमीद, उनके भाई नजफ़ और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। ये हम बात करें विदेश मंत्रालय की। विदेश मंत्रालय ने अनुभवी राजनयिक पार्थ नेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वह जून में सेवानिवृत्त हुई राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज की जगह लेंगे। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हरीश वर्तमान में जर्मनी में भारत के राजदूत है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक P हरीश के जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। रुचिरा काम्बोज के सेवानिवृत्त होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में भारत के राजदूत का पद खाली चल रहा है। इस पर अब विदेश मंत्रालय ने राजनयिक P हरीश की नियुक्ति की है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले महीने संयुक्त राष्ट्र में होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने के संभावित न्यूयॉर्क यात्रा से पहले हुई है। 6 नवंबर 2021 को P हरीश ने जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले वो विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव आर्थिक संबंध थे। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्रालय के आर्थिक कूटनीति विभाग का नेतृत्व किया था। इसके अलावा उन्होंने बहुपक्षीय आर्थिक संबंध प्रभाग का भी नेतृत्व किया। साथ ही P हरीश G20, G7, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका और IBSA भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के लिए भारतीय शेरपा थे। हरीश ने मिस्र की राजधानी काहिरा और सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भारतीय मिशन और फ़िलिस्तीन प्राधिकरण में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया और बाहरी प्रचार प्रभागों में भी काम किया है। 2007 से 2012 तक हरीश भारत के उपराष्ट्रपति के संयुक्त सचिव और विशेष कर्तव्य अधिकारी भी रहे। इसके बाद हरीश जुलाई 2012 से मार्च 2016 तक ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत और अप्रैल 2016 से जून 2019 तक वियतनाम में भारत के राजदूत रहे। भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सोमवार को अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में काम करते रहने की प्रतिबद्धता जताई। विनय क्वात्रा 61 वर्षीय बीती 14 जुलाई को ही भारत के विदेश सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे।
आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।